हालात जो है वो बेकाबू हो गए। कार्रवाई के दौरान लोगों और पुलिस के बीच झड़प हुई। अधिकारियों के मुताबिक ये सभी निर्माण बिना किसी वैध अनुमति और नियमों के विपरीत किए गए थे, जिन्हें पहले ही अवैध घोषित किया जा चुका था। कार्रवाई से पहले इलाके में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए भारी संख्या में पुलिस बल और अर्धसैनिक बलों की तैनाती की गई थी। दिल्ली में आधी रात बवाल का वीडियो नंबर 1। तेरी कसम वो भाग भाई वाह, जवाब नहीं। हाँ भाई नहीं, वाह जीदारी, वाह भाई वाह। दिल्ली में आधी रात बवाल का वीडियो नंबर 2। तो तेरी कसम वो भाग भाई वाह, जवाब नहीं। हाँ भाई। दिल्ली में आधी रात बवाल का वीडियो नंबर 3। दिल्ली में आधी रात बवाल का वीडियो नंबर 4। तो तेरी कसम वो भाग भाई वाह, जवाब नहीं। दिल्ली के तुर्कमान गेट इलाके में इस बवाल की आशंका दिल्ली पुलिस को पहले से थी और शायद यही वजह थी कि पुलिस की ओर से तैयारी पहले से ही मुकम्मल कर ली गई थी। रैपिड एक्शन फोर्स के जवानों से लेकर पुलिस के सैकड़ों जवान मौके पर पहुंचे थे। बवाल की आशंका पहले से थी, इसलिए इधर भी तैयारी पूरी टाइट थी। जरा इस वीडियो पर गौर कीजिए। तुर्कमान गेट की बगल वाली सड़क से पत्थरबाजों की टोली एक साथ पत्थर बरसाती हुई निकली। अचानक हुई पत्थरबाजी से पुलिस के कुछ जवान पीछे हटते दिखे, लेकिन इसके कुछ देर बाद ही पुलिस बल ने इन्हें खदेड़ दिया तो पत्थरबाजों की टोली दुबक गई और एक एक करके बिलों में घुस गई। अब दिल्ली पुलिस ऐसे ही पत्थरबाजों की तलाश कर रही है। मोबाइल फोन और ड्रोन से बनाए गए वीडियो के जरिए इन पत्थरबाजों की तलाश की जा रही है। और दिल्ली में हुए दंगे के बाद सुबह की क्या तस्वीर रही, इसका जायजा लिया न्यूज़ 18 संवाददाता शंकर आनंद ने। देखिए। मैं फैज़ इलाही मस्जिद के उस जगह पे हूँ जहाँ पर आज हमारे ठीक पीछे आप देख सकते हैं वो ध्वस्त इमारत और जो मस्जिद को किस तरह से यहाँ पे ध्वस्त किया गया, जिस तरह से यहाँ पर बीती रात में जिस तरह से एक बड़े ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। और इस जगह की अगर बात करें तो इस मस्जिद के ठीक पीछे रामलीला मैदान है, जो एक ऐतिहासिक स्थान है। रामलीला मैदान जो काफ़ी अनसन और उन सब का एक गवाह रहा है। लेकिन फैज़ इलाही मस्जिद की अगर बात करें तो कुछ दिन पहले ये चर्चा का केंद्र इसलिए बना था कि दिल्ली में जो ब्लास्ट हुआ था, दिल्ली ब्लास्ट का जो एक प्रमुख आरोपी था वो आकर के यहाँ पर कुछ देर ठहरा था। उस आतंकी का नाम उमर उन नवी फैज़ जो है वो यहाँ पे आके छुपा था और इसी इलाके में उसके कुछ संदिग्ध मूवमेंट भी देखे गए थे आसपास में। उस वक्त में यह मस्जिद चर्चा का केंद्र बना था, क्योंकि आतंकी उमर की बात करें तो वो यहाँ पर के जब छुपा था तो उस वक्त में उसके जो कुछ CCTV फुटेज जो हैं बाकायदा उसमें उनकी तस्वीर भी नज़र आई थी। और यहाँ पर आसपास में आकर के छुपने के बाद यहाँ पर तकरीबन वो 15 से 20 मिनट तक यहाँ पे आसपास में रहा था। तो इन तमाम चीज़ों को ध्यान में रखते हुए पिछले कुछ समय पहले ये स्थान चर्चा का केंद्र में आया। लेकिन जिस तरह से दिल्ली नगर निगम ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए जो अवैध अतिक्रमण को हटाने के लिए तुर्कमान गेट इलाके में बुलडोजर कार्रवाई की, हालांकि ये मामला कोर्ट भी पहुंचा था लेकिन कोर्ट से रियायत नहीं मिला। लेकिन जिस तरह से तकरीबन 1000 से ज़्यादा पुलिसकर्मी लगाए गए, तकरीबन 70 से ज़्यादा डंपर जो है अब यहाँ मलबा हटाने का काम में जुटे हैं। लेकिन जिस तरह से कहा जाए कि दिल्ली ब्लास्ट के पहले एक आतंकी का जो संबंध है इसी इलाके में आसपास में रहा था, इन तमाम मसलों को ध्यान में रखते हुए ये मस्जिद का इलाका जो है वो काफ़ी चर्चा का केंद्र में आया। हालांकि फ़िलहाल यहाँ पर भारी संख्या में दिल्ली पुलिस के जवान, अर्धसैनिक के जवान जो है वो मुस्तैद हैं और यहाँ पर तमाम जो हर उस संदिग्ध गतिविधियों को भी तलाशने में जुटी हुई है कि क्योंकि कुछ लोग जो है जिस तरह से कल रात में अचानक इकट्ठा हुए या हंगामा को अंजाम दिए और उसके बाद उन तमाम लोगों को भी पहचान करने का कोशिश किया जा रहा है। लेकिन फिलहाल एक तरह से कहा जा सकता है यहाँ पे काफ़ी संख्या में दिल्ली पुलिस और अर्धसैनिक बलों को तैनात किया गया है और आसपास में जो हंगामा करने वाले लोगों की भी पहचान की जा रही है। वीडियो जर्नलिस्ट राकेश नेगी के साथ शंकर आनंद, न्यूज़ 18 इंडिया, दिल्ली। ये वही तस्वीरें हैं जहां पर बुलडोजर कार्रवाई की गई है, पत्थरबाजों पर भी एक्शन लिया गया है। ये अलग अलग तस्वीरें आप देखिए। ये मलबा आप देख पा रहे हैं दिल्ली रामलीला स्थित, यहां पर जो अवैध निर्माण किए गए थे मस्जिद के पास में जो डिस्पेंसरी बनी हुई थी
और यहां पर जो बारात घर थे उसे ध्वस्त कर दिया गया। पहले भी नोटिस जारी की जा चुकी थी और फिर भी यहां पर लगातार इसका इस्तेमाल हो रहा था। इसके बाद कार्रवाई करते हुए ध्वस्त कर दिया गया। 30 बुलडोजर पहुंचे थे और 30 बुलडोजर से यहां पर कार्रवाई की गई। हालांकि ये जो कार्रवाई है सुबह 8 बजे होनी थी, लेकिन ये कार्रवाई रात के 1:30 बजे के आसपास ही शुरू कर दी गई और इसके बाद आसपास के लोगों ने इसका विरोध करना शुरू किया। पुलिस पर पत्थरबाजी करनी शुरू कर दी, जिसके बाद पुलिस की टीम में से कई पुलिसकर्मी घायल हो गए। ये अलग अलग तस्वीरें आप देखिए, ये बुलडोजर कार्रवाई होते हुए की तस्वीर आप देख पा रहे हैं। 30 की संख्या में बुलडोजर ने यहां पर कार्रवाई की है। आइए बढ़ते हैं खबरों में आगे और देखिए, जेएनयू में विवादित नारे को लेकर के विवाद बढ़ गया है। जेएनयू प्रशासन ने दिल्ली पुलिस को चिट्ठी लिखकर शिकायत की है और कैंपस के भीतर आपत्तिजनक नारे को गलत बताया है। वहीं आज दिल्ली पुलिस की एक टीम जेएनयू कैंपस के भीतर पहुंची। जेएनयू में हुई नारेबाजी पर बीजेपी ने कड़ी आपत्ति जताई है और आरोपी छात्रों पर कार्रवाई की मांग की है। तो वहीं कांग्रेस को इस नारेबाजी में कुछ आपत्तिजनक नहीं लगा। देखिए इस रिपोर्ट में। दिल्ली दंगा मामले में आरोपी जेएनयू के 2 पूर्व छात्र उमर खालिद और शर्जील इमाम की जमानत याचिका सुप्रीम कोर्ट से खारिज होने का दर्द जेएनयू कैंपस में सुनाई दिया। जेएनयू में वामपंथी विचारधारा वाले छात्रों ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले और केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। प्रदर्शन के दौरान न्याय दो और रिहाई दो जैसे नारे गूंजते रहे। इस वीडियो को बीजेपी नेता प्रदीप भंडारी ने शेयर करते हुए प्रदर्शनकारी छात्रों को अर्बन नक्सली, भारत विरोधी और बौद्धिक आतंकवादी बता दिया। वीडियो में जेएनयूएसयू के जॉइंट सेक्रेटरी दानिश अली और जनरल सेक्रेटरी सुनील विवादित नारे लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। आज सुबह जब दिल्ली पुलिस की एक टीम जेएनयू में दाखिल हुई तो माना गया कि पुलिस इसी मामले में जांच करने पहुंची है। जेएनयू में एबीवीपी सेक्रेटरी आदर्श का कहना है कि वामपंथी विचारधारा के लोग जेएनयू कैंपस की छवि धूमिल कर रहे हैं। वहीं एबीपी के जॉइंट सेक्रेटरी राजेश्वर ने कहा कि नारेबाजी करने वाले छात्रों पर कार्रवाई होने तक एबीवीपी शांत नहीं बैठेगी। कोई भी स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन चुना जाता है वहाँ के स्टूडेंट के लिए, वहाँ के स्टूडेंट के हितों की रक्षा के लिए। ये ऐसे लोग हैं जिन्होंने इस कैंपस को बर्बाद करने का जिम्मा ले रखा है। हमारे लाइब्रेरी में लाखों रुपए की मशीन लगाई गई, उस मशीन को तोड़कर इन्होंने फेंक दिया। इजराइल फिलिस्तीन की बात करेंगे, पानी नहीं आ रहा उसकी बात नहीं करेंगे। विद्यार्थी परिषद को जब से इस बात की सूचना मिली है, विद्यार्थी परिषद ने वीसी को और पुलिस को तुरंत अवगत कराया है कि अगर 24 घंटे के अंदर अंदर त्वरित कार्रवाई नहीं हो जाती, जो लोग इसमें संलिप्त हैं उनको अरेस्ट नहीं किया जाता, विद्यार्थी परिषद व्यापक तौर पर एक आंदोलन देश भर में खड़ा करेगा। वहीं जेएनयू के कुछ और छात्रों ने नारेबाजी करने वाले छात्रों को टुकड़े टुकड़े गैंग का मेंबर बताया और उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। प्रशासन दे रहा है दोस्त साहब, अब कार्रवाई कर दे जिससे पुनरावृत्ति फिर से नहीं हो। संस्थान की छवि तो धूमिल हो रही है ना। पूरे देश के युवा जो उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, ये लोग जिस तरह की नारेबाजी कर रहे हैं, किस तरह का ये लोग मैसेज देना चाहते हैं। बुरा इसलिए लगता है कि आप जब बाहर कहीं जाते हो तो आपको जेएनयू के टैग के साथ जुड़ा जाता है और जुड़ना भी चाहिए, क्योंकि मैं जेएनयू के, लेकिन जेएनयू को ये जो छवि बार बार धूमिल किया जाता है इनके द्वारा, इन वामपंथियों के द्वारा, हर बार देश विरोधी ताकतों के साथ खड़ा होकर, तो हमें भी बाहर उसी नजरिया से देखा जाता है। जो छुटमुट लोग हैं, जो एक्सट्रीमिस्ट सेपरेटिस्ट जो मानसिकता है जिनकी, उन्हें जेल में डालना चाहिए, उन पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसे टेररिस्ट और एक्सट्रीमिस्ट लोगों की कोई जगह नहीं है, इनकी सिर्फ एक जगह है, सिर्फ जेल। वहीं जेएनयू के चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर ने वसंत कुंज थाने के एसएचओ को एक चिट्ठी लिखकर आपत्तिजनक नारे लगाने वाले छात्रों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की गुजारिश की है। इस लेटर में उन्होंने लिखा कि ऐसे नारे लगाना लोकतांत्रिक विरोध के बिल्कुल खिलाफ है। ऐसी नारेबाजी जेएनयू के कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन है। ये नारे जानबूझकर लगाए गए और बार बार दोहराए जा रहे थे। ये गलत काम सोच समझ कर किया गया। इस शिकायत के बाद पुलिस जांच में जुट गई है। माना जा रहा है कि आरोपी छात्रों के खिलाफ पुलिस एक्शन ले सकती है। 5 साल पहले दिल्ली में हुए दंगों में 53 लोगों की जान गई थी, 700 से ज्यादा जख्मी हुए थे और अब बारी है न्याय की, जिसका इंतजार दंगों के पीड़ित परिवार पिछले 5 साल से करते आ रहे हैं। और इस मामले पर सुनवाई करते हुए देश की सबसे बड़ी अदालत ने 7 आरोपियों में 5 को कोर्ट ने जमानत दे दी, लेकिन कड़ी शर्तों के साथ। देखिए इस पूरे रिपोर्ट में।
ये वो तारीख थी जब देश की राजधानी दिल्ली करीब एक हफ्ते तक दंगों की आग में सुलगती रही और इस दंगे के आरोपों के घेरे में आए उमर खालिद और शर्जील इमाम को देश की सुप्रीम अदालत ने जमानत देने से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा, दंगों की साजिश में शर्जील और उमर की भूमिका अहम थी। सबूतों के आधार पर प्रथम दृष्टया ऐसा लगता है कि आरोपियों के खिलाफ आरोप सच हो सकते हैं। सबूतों से लगता है कि यह सार्वजनिक व्यवस्था को ध्वस्त करने की एक सुनियोजित साजिश थी। भाषण की स्वतंत्रता का अधिकार किसी को नफरत फैलाने की अनुमति नहीं देता। आरोपियों के भाषण का मकसद सरकार के खिलाफ हिंसक असंतोष पैदा करना प्रतीत होता है। इसमें यही कहना चाहेंगे, दो लोगों को बेल नहीं दी है, उसके लिए सुप्रीम कोर्ट का शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। देखिए, 5 लोगों को बेल देना ही दुर्भाग्यपूर्ण है, जो कि नहीं देनी चाहिए। अगर उनको बेल दी जाती है तो हम 15 सनातनियों के जिनके बेटे और भाई मारे गए हैं, उनको भी फांसी देने जैसा काम किया जा रहा है। गुलफिशा फातिमा को बेल दिया सुप्रीम कोर्ट ने, तो ऑफकोर्स बहुत हमारे लिए खुशी की बात है, उनके परिवार के लिए भी, और बाकी लोगों को जो बेल दी गई है। जो 2 लोगों को बेल नहीं दी गई है उनके बारे में भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 1 साल के बाद वो रीअप्लाई कर सकते हैं, अगर तब तक पुलिस ने और प्रोसिक्यूशन ने सारे अहम विटनेसेस अगर एग्जामिन नहीं किए तो 1 साल बाद वो लोग फिर रीअप्लाई कर सकते हैं बेल के लिए। दिल्ली दंगा मामलों में 7 आरोपियों में 5 को कोर्ट ने जमानत दे दी, लेकिन कड़ी शर्तों के साथ। इसमें गुलफिशा फातिमा, मिरान हैदर, शिफाउर रहमान, मोहम्मद सलीम खान और शादाब अहमद शामिल हैं। कोर्ट ने कहा कि इन 5 आरोपियों में से शर्जील इमाम और उमर खालिद का मामला अलग है, क्योंकि वो साजिश के सेंटर में थे। आज कांग्रेस पार्टी को बताना चाहिए कि वो बार बार ऐसे टुकड़े टुकड़े करने वाले जो एलिमेंट्स हैं, जिनको कोर्ट भी राहत नहीं देती, उनके साथ क्यों खड़ी हो जाती है। अफजल गुरु के साथ, याकूब मेमन के साथ, उमर खालिद के साथ, शर्जील इमाम के साथ, हर बार जो भी देश विरोधी टुकड़े टुकड़े करने वाली मानसिकता वाला होता है, कांग्रेस और उसका इकोसिस्टम उन्हीं के साथ जाकर खड़ा हो जाता है। अनफॉर्चुनेट है, जमानत मिलनी चाहिए। मान लेते हैं कि इनका हाथ था, इन्होंने अपराध किया था, तो इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए था चार्जशीट के बाद, और चार्जशीट देना चाहिए तो ट्रायल शुरू होना चाहिए था। ट्रायल में अगर ये दोषी पकड़े जाते हैं तब तो आप इनको जेल में रखो, लेकिन इतना दिन जेल में रखना बिना ट्रायल, ये अनफॉर्चुनेट है। 5 साल पहले दिल्ली में हुए दंगों में 53 लोगों की जान गई थी, 700 से ज्यादा जख्मी हुए थे, और अब बारी है न्याय की, जिसका इंतजार दंगों के पीड़ित परिवार पिछले 5 साल से करते आ रहे हैं। जो दिल्ली दंगों के आरोपी शर्जील इमाम और उमर खालिद की जमानत की अर्जी को खारिज किया गया, हम माननीय कोर्ट का स्वागत करते हैं। और ऐसे लोग जिन्होंने दिल्ली को दंगों की आग में धकेला, उन्हें कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। और वो लोग, वो पॉलिटिकल पार्टीज जिन्होंने ऐसे दंगाइयों का सहयोग किया, उन्हें भी कड़ा संदेश मिलना चाहिए, वो भी सजा के भागी हैं। दिल्ली दंगों को लेकर सालों से सियासत होती आई है, और इस बीच देश की सुप्रीम अदालत ने जो फैसला सुनाया है, उसके बाद एक बार फिर से इस मुद्दे पर सियासत गर्मा गई है। और अब बात पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश की। मोहम्मद यूनुस के शासन में बांग्लादेश किस तरीके से हिंदुओं की कत्लगाह बनता जा रहा है और कैसे कट्टरपंथी बांग्लादेश में पूरी तरीके से बेलगाम हो चुके हैं, इसकी डराने वाली तस्वीर हर रोज बांग्लादेश से आ रही है। पिछले 24 घंटे में 2 और हिंदुओं को कट्टरपंथियों ने अपना निशाना बनाया है। देखिए इस रिपोर्ट में। শিক্ষার্থীরা উৎসুক জনতা তারা কিন্তু हिंदुओं की कत्लगाह बना बांग्लादेश।
यूनुस के शासन में हिंदुओं की टारगेट किलिंग, 18 दिन में 6 हिंदुओं की चुन चुन कर हत्या, पिछले 24 घंटे में 2 हिंदुओं का मर्डर। मोहम्मद यूनुस के शासन में बांग्लादेश किस तरह हिंदुओं की कत्लगाह बनता जा रहा है और कैसे कट्टरपंथी बांग्लादेश में पूरी तरह बेलगाम हो चुके हैं, इसकी डराने वाली तस्वीरें हर रोज बांग्लादेश से आ रही हैं। पिछले 24 घंटे में 2 और हिंदुओं को कट्टरपंथियों ने अपना निशाना बनाया। 5 जनवरी को जशोर के मणिरामपुर में हिंदू पत्रकार राणा प्रताप बैरागी की गोली मारकर और गला रेतकर हत्या कर दी गई। तो वहीं नरसिंदी इलाके में एक किराना कारोबारी पर धारदार हथियारों से कट्टरपंथियों ने हमला किया। इस हमले में वो बुरी तरह घायल हो गए। अस्पताल ले जाते वक्त उनकी मौत हो गई। पिछले 1 महीने से बांग्लादेश में हिंसा और उपद्रव की ऐसी ही भयानक तस्वीरें सामने आ रही हैं। उस्मान हादी की मौत के बाद से भड़की हिंसा में पिछले 18 दिन में अब तक 6 हिंदुओं की हत्या हो चुकी है। 18 दिसंबर को दीपू चंद्रदास नाम के 25 साल के हिंदू युवक की ईश निंदा के आरोप में बुरी तरह पिटाई के बाद शरीर पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी गई। 24 दिसंबर को जबरन वसूली के आरोप में अमृत मंडल नाम के एक हिंदू व्यक्ति की हत्या की गई। 30 दिसंबर को ब्रजेंद्र विश्वास नाम के एक हिंदू को कट्टरपंथियों ने मजाक में गोली मार दी, जिसमें उसकी मौत हो गई। 3 जनवरी 2026 को खोकन चंद्र दास नाम के एक हिंदू को आग लगाकर जला दिया गया और इसके बाद 5 जनवरी को 2 अलग अलग इलाकों में हिंदू पत्रकार और कारोबारी की हत्या कर दी गई। लेकिन यूनुस सरकार की तरफ से इन्हें छिटपुट घटनाएं बताया जा रहा है, जो बांग्लादेश के यूनुस प्रशासन पर बड़े सवाल खड़े करता है। मैं समझता हूं कि विश्व भर के हिंदुओं को संगठित करने का हमारा प्रयत्न पूरी दुनिया में इन अत्याचारों का विरोध करना और पाकिस्तान और बांग्लादेश पर यह दबाव बनाना कि वो हिंदुओं की सुरक्षा के लिए व्यापक प्रबंध करे, ये आवश्यक है। बांग्लादेश में जब भी चुनाव नजदीक आते हैं तब ये घटनाएं होती हैं। हमारे हिंदुओं को जला रहे हैं, कत्लेआम कर रहे हैं, उन लोगों से हमें क्यों संबंध रखना है? हमारा आपसे संबंध तभी स्थापित होगा जब आप हिंदुओं की सुरक्षा की गारंटी देंगे। यदि आपके देश में, बांग्लादेश में हमारे हिंदू भाई रहते हैं तो उनकी सुरक्षा की गारंटी आप हमें दीजिए, क्योंकि मुसलमान भारत में रहते हैं तो भारत के मुसलमानों की सुरक्षा की गारंटी हमारी सरकार देती है और हिंदुओं के बीच में मुसलमान सुरक्षित हैं तो मुसलमानों के बीच में हिंदू सुरक्षित क्यों नहीं है? पहले सुरक्षा की गारंटी दीजिए, हम तो दे रहे हैं आपको गारंटी। वहीं बांग्लादेश से इंसानियत को शर्मसार करने वाली एक और बड़ी खबर सामने आई है, जहां एक हिंदू विधवा महिला का रेप किया गया। इतना ही नहीं, आरोपियों ने रेप के बाद पीड़ित महिला को पेड़ से बांधकर बुरी तरह पीटा। यह घटना बांग्लादेश के कालीगंज इलाके की है, जिसमें पुलिस ने हसन नाम के एक आरोपी को गिरफ्तार किया है, जबकि बाकी आरोपियों की तलाश की जा रही है। आरोप है कि इस दौरान पीड़ित महिला के बाल काट दिए गए, उसके साथ मारपीट की गई और पूरी घटना का वीडियो भी बनाया गया। बड़ा सवाल यह है कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार कब थमेगा? और यहाँ रुक रहे हैं।